फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे नया टॉपिक शुरू करेंगे ईवीएस का, इन्वायरमेंट का, जो कि आपका भूगोल का पार्ट है, जिसका नाम है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल आपके सिलेबस में आप देखेंगे, सुपर टेट का सिलेबस, तो उसमें नहीं दिखेगा आपको। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि वायुमंडल से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपके सुपर टेट हो या फिर आप अगर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को, इससे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है। तो अगर हम 125 से ज़्यादा मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, चाहे वो सिलेबस में आपके दिया हो चाहे ना दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी जो वीडियो है स्पेशली सुपर टेट 2022 के लिए है, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगती है डेली बेसिस पे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए तुरंत, और मुझे बताया करिए कि मैं और वीडियो में क्या बदलाव कर सकता हूँ, क्या और अच्छी चीज़ें यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है, सजेशन ज़रूर दिया करिए आप लोग। और अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और डेली बेसिस पे आप लोग कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे जो आपकी क्लासेस चलाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी क्लासेस चल रही हैं। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम दिख ही रहा है आपको, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। इसके हम 3 पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे, 3 तरीके से इसको 3 चीज़ें इसमें से पढ़ेंगे। फंक्शन यानी कि कार्य इसके क्या है, संगठन यानी कंपोजिशन क्या है, इसमें वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इसको वायुमंडल को मैं 2 पार्ट में ख़त्म करूंगा, इसलिए हो सकता है कि 15 मिनट से थोड़ा बहुत बड़ी वीडियो बन जाए, 16-17 मिनट 18 मिनट तक की वीडियो, क्योंकि मैं 2 क्लासेस हैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर से मैं आपके सिलेबस में आना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि 15 मिनट से थोड़ा 2-3 मिनट ज़्यादा वीडियो हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि वायुमंडल क्या होता है। नहीं भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल क्या होता है, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग निवास करते हैं। हमारा जो ग्रह है, ग्रह या फिर कोई भी ग्रह है, उसके चारों ओर गैसों का जो घेरा होता है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो गैसें हैं, चारों ओर इसका जो घेरा है, इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, और ये वायुमंडल जो है पृथ्वी का, जो है पृथ्वी का अगर वायुमंडल आपसे पूछता है तो यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत मतलब पृथ्वी जैसे ये है, तो इसके चारों जो गैसों का गोला है, वो ऊंचाई जो है वो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं वायुमंडल के कार्य, कि वायुमंडल क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। सभी गैसें जीवन के लिए किसी न किसी तरीके से आवश्यक हैं। ठीक है, कुछ हानिकारक गैसें हैं, वो उतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो कहीं ना कहीं आवश्यक हैं आपके लाइफ के लिए। इसके बाद है वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, जिससे आवश्यक वर्षा होती है। अब एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि वायुमंडल में ही जलवाष्प पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी पे वर्षा होती है, ये जलवाष्प के कारण ही वर्षा होती है। अगर जलवाष्प नहीं होगा तो वहाँ पे वर्षा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट, वायुमंडल में हरितगृह गैसें पाई जाती हैं, जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती हैं। अब काफ़ी लोग को ये लग रहा होगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो पृथ्वी के लिए हानिकारक होती हैं, तो ऐसा नहीं है, हानिकारक नहीं होती है। जब ज़्यादा मात्रा उनका बढ़ने लगेगा तो वो हानिकारक होंगी, लेकिन जो नेचर ने बना रखा है लेवल, उस लेवल पे होंगी तो वो लाभदायक होंगी। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर मान लीजिए ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो जो सूर्य का ताप आएगा, सनलाइट आएगा पृथ्वी पे, ठीक है, और रात में तो लाइट होती नहीं है, तो वापस जाते समय ये ग्रीन हाउस गैस से इसको अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर लेंगी तो हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। जैसे कि बुध ग्रह पे आपको पता है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है बुध पे, तब तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, लेकिन जब बुध का पर रात में प्रकाश नहीं पड़ता सूर्य का, तो वहाँ पे वायुमंडल ना होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बर्फीली हवाएँ चलती हैं। पृथ्वी पर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सूर्य के ताप को अवशोषित कर रखती हैं, और जब सूर्य का ताप नहीं होता है उस टाइम पे ये पृथ्वी पे उष्मा प्रदान करती हैं, इसलिए हरितगृह गैसें भी आवश्यक होती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि हरितगृह गैसें होती कौन कौन सी हैं। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, चाहे आपका पेट का एग्ज़ाम हो, अभी जो 2021 में हुआ था, और आपका NTPC का जो एग्ज़ाम है हुआ था प्री का,
या फिर टीईटी का जो एग्ज़ाम है इसमें सभी में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हरित गृह गैसें, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो हरित गृह गैसें नहीं होंगी, एक गैस होगा तो उसमें पूछ लेगा कि कौन सा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया मैंने, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत से सारे बच्चे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम पृथ्वी का जो औसत तापमान, अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, तो औसत तापमान यहाँ पे 15 डिग्री है, याद रखिएगा पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री है। और यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली जो वृद्धि है, वृद्धि को भूमंडलीय ताप, वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जो पृथ्वी का औसत तापमान है जैसे 15 डिग्री सेल्सियस, इस औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि वैश्विक तापन कहते हैं या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये कैसे होता है ये भी कहिए तो एक्सप्लेन कर दूं। पृथ्वी के चारों तरफ जो जैसे CO2 है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी जो गैसें हैं, जलवाष्प है, ये सारी गैसें जो हैं पृथ्वी के चारों ओर आवरण इस तरीके से बनाए रहती हैं, जो मात्रा है इनकी उस मात्रा में। लेकिन जब ज़्यादा प्रदूषण होगा तो ये गैसें यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगी। जब ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगी तो जो सूर्य का तापमान यहाँ पे प्रकाश आएगा, ये वापस जितना जाना चाहिए वो वापस नहीं जा पाएगा, ये ज़्यादा अवशोषित कर लेंगी ये गैसें। जब ज़्यादा अवशोषित कर लेंगी तो पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान बढ़ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसको। अगला पॉइंट है, वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है। उल्का पिंडों को क्या कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, मेटियोर्स। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। कभी कभी मैं मान लीजिए भूल जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कमेंट कर दिया करिए, मैं 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट, जैसे आपका कमेंट आएगा उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। जो वायुमंडल होती है वो उल्का पिंडों से ही बचाती है। वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये सारी चीज़ें वायुमंडल की वजह से ही हो रही है ना। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पराबैंगनी किरणें आ जाती डायरेक्ट पृथ्वी पे, जिससे हमें काफ़ी बीमारियां होती हैं, स्किन कैंसर होता है। उल्का पिंड आ जाते पृथ्वी पे, जिससे पृथ्वी हमारे विनाश की तरफ जाती। तो ये सारी चीज़ें वायुमंडल के कारण ही होती है। तो ये वायुमंडल की आवश्यकता है। वायुमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर यहाँ पे करता है, जो दूरसंचार के लिए सहायक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अब अगला यहाँ पे पॉइंट है वायुमंडल का संगठन, कि कंपोजिशन क्या है वायुमंडल का हमारे। तो उस कंपोजिशन जो है, मतलब कि अगर वायुमंडल 100% है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। कितना है इसका परसेंटेज, 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमारी ऑक्सीजन है, जो कि हमारी जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन ये 20.9% यहाँ पे पाई जाती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन काफ़ी टाइम पे यहाँ पे देखेंगे 21% भी लिख देते हैं, तो 21% नहीं होता, एग्जैक्ट होता है 20.9%, ठीक। अब 78% और यहाँ पे देखेंगे 78% और 21% के लगभग सीधे सीधे 99% हो गया, लगभग 98.9% हो गया। उसके बाद बचा कितना, 1.1%। तो वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन तीसरा अगर पूछ लेता है तो तीसरा गैस है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, ऑर्गन। ये 0.93% पाया जाता है, यानी कि 1% से भी कम मात्रा में ये पाया जाता है। और बाद में देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथे नंबर की गैस है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है पृथ्वी पे, वायुमंडल में 0.03%। धीरे धीरे ये आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा थोड़ा ये 0.03 से बढ़ के 0.04 के आसपास पहुँच गया है। लेकिन आपके ऑप्शन में ये मिलेगा 0.03, तो यही लगाइएगा। अन्य गैसें कौन कौन सी हैं, अन्य गैसें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ओजोन है, ओजोन यानी कि O3, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, नियॉन है, रेडॉन है। ये बाकी जितने भी गैसें हैं यहाँ पे, ये सारी जितनी गैसें हैं वो 0.04% के अंतर्गत सभी गैसें मिला के पाई जाती हैं। अब वायुमंडल के तत्व देखिए, अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडल का स्थायी तत्व कौन सा है, तो वायुमंडल का स्थायी तत्व 2 हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 99% के लगभग गैसें पाई जाती हैं ये। और अस्थायी यहाँ पे अगर पूछता है तो अस्थायी ये बाकी हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी चीज़ें। ये
ये वायुमंडल के तत्व हैं, अस्थाई और अस्थाई। आगे चलते हैं, अब नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। जो हमारे यहाँ पे तत्व हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये मैंने बता दिया आपको। नाइट्रोजन गैस आग को तेज़ी से कम करने, फैलने से रोकने के लिए काम में आती है नाइट्रोजन गैस। पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो नाइट्रोजन गैस के कारण ही होता है। नाइट्रोजन गैस मृदा में मिलता है, उसके बाद पेड़ पौधे उसको लेते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं अपना। वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन गैस है। जो वायुमंडलीय दाब है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, उसका महत्वपूर्ण घटक है नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, 78%। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन लिक्विड एक प्रिजर्वेटिव यहाँ पे होता है। इसका मतलब जैसे कोई खाना है, कोई पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसको बहुत ज़्यादा समय तक बचाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का, जैसे आप देखते होंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि चिप्स देखते हैं आप, पैकेट में चिप्स देखते हैं, वो 6 महीने दुकानों पे पड़ी रहती है, फिर भी वो ख़राब नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए रहते हैं। तो नाइट्रोजन जो लिक्विड होता है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं उससे। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग रंगमंच कार्यक्रमों में कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा, स्टेज होता है, इस पर कोई नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो नीचे से ज़मीन की पैरों के पास उसके धुएँ उठते रहते हैं। तो वो धुएँ किससे होते हैं? नाइट्रोजन गैस की वजह से होते हैं। ठीक, कृत्रिम धुएँ का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस आप आशा करता हूँ याद हो गया होगा। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O2 गैस जीवनदायिनी गैस है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस आग जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ने में सहायता देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वस्तुएं सड़ेंगी धीरे धीरे, ऑक्सीजन होगी तो तेज़ी से सड़ती हैं। आग जलाने में सहायता देती हैं, ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं, और ये हमारी जीवनदायिनी गैस है। अगला गैस है यहाँ पे ऑर्गन। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। आपको पता है कि ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारी अक्रिय गैसें हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अक्रिय गैस, वो कौन सी है? ऑर्गन है। ट्यूबलाइट या फिर बल्बों में आपने आपसे देखा होगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्यूबलाइट या बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस है ये ऑर्गन। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये 0.03% पाई जाती है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 की सहायता से फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसकी क्रिया से वो भोजन बनाते हैं। भोजन एक्चुअली क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे H2 है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड लिए पेड़ पौधे जल के साथ, क्लोरोप्लास्ट सनलाइट में ये करते हैं, सूर्य के प्रकाश में। इसके बाद क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, और उसके बाद 6O2 और इसके साथ बनाते हैं ये। तो जो भोजन का निर्माण होता है C6H12O6 ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही ये बनाते हैं पेड़ पौधे। CO2 गैस आग बुझाने में यहाँ पे सहायक होती है। आपको देखे होंगे पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं पे भी जो अग्निशमन यंत्र होता है, जिसमें बॉटल हॉस्पिटल में लगाई रहती हैं, रेड कलर का आपने देखा होगा, उसमें CO2 गैस ही भरी रहती है। CO2 गैस हरितगृह गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। आपको मैंने पहले बता दिया, मेन गैस है ये हरितगृह प्रभाव का। CO2 गैस की कमी करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, कि CO2 गैस आपके वायुमंडल में बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए विश्व ने एक यहाँ पे योजना बनाई। कब बनाई? 1997 में जापान में, 1997 में जापान में, और यहाँ पे एक शहर है इसका जापान का, क्योटो, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। हाइड्रोजन गैस के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस अगर आपसे पूछता है वायुमंडल का, तो हाइड्रोजन आप लगाइएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ब्रह्मांड में। अब ये याद रखिएगा कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं बोला जा रहा है। ये वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन ब्रह्मांड में, यानी कि आपका जो ब्रह्मांड है, मिल्की वे, मंदाकिनी आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है।
और इसको कहते हैं कि भविष्य का ईंधन है ये हाइड्रोजन गैस। भविष्य का ईंधन पूछ सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। अगली गैस है हीलियम। हीलियम यानी कि He यानी कि हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, लेकिन हीलियम उसके बाद सबसे हल्की गैस है। और हीलियम आपको पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस है, तो इस तरीके से अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम गैस है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस हीलियम है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ये। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम। ठीक, इसका प्रयोग हवाई जहाज़ के टायरों तथा पर्यटन गुब्बारों, आपने देखा होगा गुब्बारा होता है यहाँ पे इस तरीके से, उसमें आग जलती रहती है और ये गुब्बारा आसमान में उड़ता रहता है। ठीक, या फिर हवाई जहाज़ के जो टायर होते हैं उसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ पे हीलियम गैस भरी जाती है। अब आप कहेंगे कि सर अगर गुब्बारे को उड़ाना है तो हाइड्रोजन गैस भर दीजिए, उड़ेगा। तो नहीं, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आग जल्दी पकड़ती है, उसकी सहायता से आग पकड़ता है। लेकिन हीलियम जो गैस है, आपको मैंने अभी बताया, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब ये आग से क्रिया नहीं करती। तो जब हवाई जहाज़ जब उतरते हैं, लैंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ज़मीन पे उनका। कभी कभी क्या होता है, जहाज़ के टायर फट भी जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से हीलियम गैस भरी जाती है। यहाँ पे हल्की भी होती है और अक्रिय गैस भी होती है, जिससे ये फटने के बाद भी ये आग नहीं पकड़ती। और जो पर्यटक गुब्बारे होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, तो उसमें आग ना पकड़े, इसलिए उसमें हीलियम गैस भी भरते हैं। ठीक, आपको आशा करता हूँ आप आज के बाद नहीं भूलेंगे आप क्यों इसमें ये गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। मीथेन गैस CH4, इसके बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं। मीथेन गैस को बायोगैस कहते हैं। आप देखे होंगे बायोगैस का उपयोग करते हैं काफ़ी गाँव में, जहाँ पे गोबर गैस एक तरीके से कहते हैं, गोबर इकट्ठा करते हैं, एक कुएँ के टाइप का रहता है, उसमें से गैस निकलती है, उससे वो आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे मीथेन गैस को ही बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, मास गैस कहते हैं, हरित गृह गैस भी है ये। और धान के खेतों से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, धान के खेत आपने देखे होंगे, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद हमारा लास्ट यहाँ पे है आज का जो गैस, वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। ठीक, O2 होता है आपका ऑक्सीजन का, इसमें अगर एक ऑक्सीजन का अणु और मिल जाता है तो O3 हो जाता है, जो होता है ओजोन गैस का। समताप मंडल जो आपको पता है, अभी मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। समताप मंडल है, उसमें 15 से 35 किलोमीटर की जो मोटाई है समताप मंडल की, उसमें पाई जाती है ये ओजोन गैस। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पे ओजोन गैस पाई जा रही है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पराबैंगनी किरणें भी साथ में आ रही हैं, तो ओजोन जो गैस है वो पराबैंगनी किरणों को यहाँ पे अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित कर लेगी तो पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणें नहीं आएंगी, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, याद रखिएगा। O3 गैस यानी कि ओजोन गैस छिद्र का सर्वप्रथम पता, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ओजोन जो गैस की परत है पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ साउथ साइड में, पृथ्वी के साउथ साइड में एक छिद्र सबसे पहले देखा गया, जिसको देखा किसने था, फोरमैन और गार्डिनर ने 1985 में। यहाँ पे अंटार्कटिका में पता लगाया था कि ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो रहा है। जब छिद्र हो जाएगा तो क्या होगा, पराबैंगनी किरणें सूर्य की डायरेक्ट आएंगी पृथ्वी पे और यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुँचाएंगी। 16 सितंबर 1987 में सबसे पहला सम्मेलन किया गया ओजोन परत को बचाने के लिए। कहाँ पे किया गया था, कनाडा में एक शहर है, सिटी है मॉन्ट्रियल, यहाँ पे किया गया था 16 सितंबर 1987 को। और 22 अप्रैल 1992 को रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ब्राज़ील में। विश्व पृथ्वी सम्मेलन इसको कहा गया। और इसी समय से 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब शुरू किया गया था, 22 अप्रैल 1992 को रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिस टाइम से पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। जेनॉन को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जेनॉन को कहते हैं। रेडॉन गैस किसे कहते हैं, रेडॉन गैस सबसे भारी गैस होती है। जो रेडॉन गैस होती है सबसे भारी गैस होती है। जब भारी गैस होगी, आपको मैं बता दूं, भारी गैस जब होगी तो ये ऊपर की तरफ, हल्की चीज़ें ऊपर जाती हैं। जब भारी होगी तो क्या होगा, ये पृथ्वी के जो क्रस्ट है इसका, पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है, इसकी तरफ आकर्षित होगी, पृथ्वी पे आएगी। और पृथ्वी पे आएगी तो क्या होगा, मृदा में, ये मिट्टी में मिल जाएगी। जब मिट्टी मिल जाएगी तो मिट्टी में पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है।
वायुमंडल में अचानक अगर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाए, अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में अगर देखा जा रहा है कि रेडॉन गैस सबसे भारी गैस है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर रेडॉन गैस की जो मात्रा वो एकाएक बढ़ रही है, तो ये जान लीजिए कि भूकंप आने वाला है। वैज्ञानिक लोग इस तरीके से पता लगाते हैं, ठीक, क्योंकि भूकंप जब आएगा तो पृथ्वी में हलचल होगी और जो नीचे गैस बैठी है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और लास्ट में कौन सा गैस है यहाँ पे? गैस क्या है? जलवाष्प है। जलवाष्प के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है ये। अस्थिर मतलब घटता बढ़ता रहता है। जलवाष्प वायुमंडल में 1% से लेकर 4% तक हो जाते हैं और सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो जलवाष्प के उपस्थिति के कारण ही होती हैं। जो आंधी आता है, जो बरसात होती है, ये सारी चीज़ें जलवाष्प के कारण ही होती हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मैंने एक एक चीज़ कई जगहों से लेके इकट्ठा करके बनाया कि कुछ छूटे ना आपका, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए, कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए डिटेल में रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए और ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।